सेमेस्टर 1 जितने भी बीए, बीएससी, बीकॉम के स्टूडेंट हैं उसका एक सब्जेक्ट है एईसी। इसी के अंदर में पहला एक पोएट्री है, पोएम है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तोड़ो तोड़ो तोड़ो। तो देखेंगे ये कब लिखा गया है। एमसीक्यू आता है 1835 में और पब्लिश कब हुआ है 1842 में। ऑथर अपना फीलिंग्स बता रहा है क्योंकि ऑथर का एक फ्रेंड है। पहले ऑथर देख लीजिए, लॉर्ड टेंसन, जिसका फ्रेंड है ऑथर हेनरी हेलन, जिसका डेथ 22 इयर्स एज में सिर्फ हो जाता है, 22 इयर्स एज में। और जो ऑथर है ये अपना फीलिंग्स अपने फ्रेंड के जाने के बाद उसके क्या फीलिंग्स हैं, पूरा दिमाग में क्या चलता है, क्या चल रहा है, ये बताने का कोशिश कर रहा है। तो एक एक करके ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। जैसे अगर आपका कोई अपना जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, जिसके साथ आप समय बिताते हैं, अगर उसका अचानक सडन डेथ हो जाता है तो आप क्या फील करेंगे, ये चीज यहां बताने का कोशिश किया गया है। साथ ही साथ देखिए, आप मान लीजिए बहुत दुख में हैं, लेकिन आजू बाजू अगल बगल वाले को तो नहीं पता है ना कि आप कितने दुख में हैं, इसलिए उसको आपके दुख से कोई लेना देना नहीं है। कोई एंजॉय करेगा, कोई डांस करेगा, कोई गाना गाएगा, सब अपना अपना काम करेगा, क्योंकि सब जितने भी लोग आपके अगल बगल में होंगे वहां पर उसको आपके फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो पहला हम स्टेंजा पढ़ रहे हैं, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। यहां पर जो ऑथर है वो एक समुद्र के किनारे में बैठा हुआ है और समुद्र के किनारे में बैठकर जब वो बैठा हुआ है तो आपको पता है ना समुद्र के किनारे क्या क्या होता है। आप तो समुद्र गए होंगे, दीघा तो गए होंगे, तो समुद्र के किनारे में क्या होता है, बड़ा बड़ा पत्थर होता है और वेव जो है उसको वो क्या करता है, टकराता है। तो यहीं से ऑथर जो है उसके दिमाग में आया ब्रेक ब्रेक ब्रेक, यानी उस बहुत दुख में डूबा हुआ है और वो ये लाइन को उसके अचानक उसके मुंह से निकलता है, ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट दैट अराइज इन मी। इसमें जो पहला लाइन देख रहे हैं वो समुद्र के लहरों से बोलता है। क्या बोलता है, जो समुद्र के लहरों से बोलता है, ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स। आप समुद्र के लहरों से बोलता है कि जो लहर है वो जो स्टोन है उसको, कोल्ड स्टोन को आप टच करो। एंड आई वुड दैट माई टंग, और आपको पता होगा कि ऑथर के दिमाग में जो कुछ भी फीलिंग्स चल रहा है, विचार उठ रहा है ना, उसको अपने जुबान पे नहीं ला पा रहा है। जब आप बहुत दुखी होते हैं तो बहुत तरह के विचार आपके दिमाग में आते हैं, लेकिन आप क्या होता है उसको बोल नहीं पाते हैं। ये पहला लाइन में है, ओ वेल फॉर द फिशरमैन बॉयज दैट ही साउट विथ हिज सिस्टर्स एट प्ले, ओ वेल फॉर द टेलर लेड दैट ही सिंग्स ऑन हिज बोट ऑन द वे। देखिए, जब आप समुद्र के किनारे बैठे रहते हैं तो अगल बगल आप देखते हैं, यहां पर ऑथर भी अगल बगल देखता है और क्या देखता है, कुछ यहां पर बोल रहा है कि मछुआरे के जो बेटे हैं वो भाई अच्छा है, अपनी बहन के साथ खेल रहा है, चिल्ला रहा है। साथ ही साथ यहां पर जो एक नाविक है, सेलर लेड मतलब नाविक का लड़का, वो भी गाना गाते हुए अपने बोट को ले जा रहा है। यहां पर ऑथर क्या बोलना चाह रहा है, ऑथर यहां बोलना चाह रहा है कि भाई मेरा फ्रेंड चला गया 22 साल के एज में, तो हम उसके साथ समय बिताते थे, आज हम अकेला हो गए और बट मेरा दुख मेरा है, इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। कारण क्या है कि आपके दुख को लोग जानते नहीं है। अब आइए, एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन, मतलब शानदार बड़ा सा जहाज, वो भी अपने आप जानते हैं, समुद्र के किनारे जब बैठेंगे देखेंगे बहुत से जहाज आ रहे हैं जा रहे हैं,
उसको आपके फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है। टू देयर हेवन अंडर द हिल, वो क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े जहाज जहां उसको जाना है जा रहे हैं, बट वो फॉर द टच ऑफ ए वेनिस हैंड। लेकिन यहां पर जो ऑथर है वो बोल रहा है, यहां पर अब वेनिस मतलब गायब नहीं है, एक हैंड गायब नहीं है। यहां पर बोल रहा है कि इसी समुद्र के किनारे में हम अपने दोस्त के साथ कंधे में कंधा रख के समय बिताते थे, बात करते थे, वो अब यहां नहीं है, वो गायब है। बट वो फॉर द टच ऑफ ए वेनिस्ड हैंड, जो अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है। एंड द साउंड ऑफ ए वॉइस दैट इज स्टील, लेकिन फिर भी उसका बात, उसके बातचीत अभी भी हमारे कानों में गूंज रहे हैं। तो यहां पर आपको क्या बताने का कोशिश किया है, यहां पर बता रहा है कि बड़े बड़े जहाज जा रहे हैं, लड़का अपने सिस्टर के साथ खेल रहा है, जो एक नाविक है गाना गाते हुए जा रहा है, उसको मेरे फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है, बट वो फील कर रहा है कि इसी किनारे में मेरा दोस्त के साथ हम बैठते थे, कंधे में हाथ रखता था, वो अभी स्टिल गायब हो चुका है, उसकी आवाज गायब हो चुकी है। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तभी एक लहर आता है और ऑथर सोचता है कि ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तोड़ो तोड़ो तोड़ो। भाई वो क्या तोड़ने का बात कर रहा है, जो अंदर से इतना टूटा हुआ इंसान होता है ना, वो बहुत कुछ सोचता है, वही चीज को सोच रहा है। एट द फुट ऑफ द ग्रे और सी, ओ सी बोल रहा है कि जो तुम्हारा लहर है ना, उसको नीचे से तोड़ो। नीचे से तोड़ो मतलब जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, बड़े बड़े आप देखते होंगे स्टोन जो पड़ा हुआ रहता है समुद्र के किनारे, उसको तोड़ने का बात कर रहा है। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ ए डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। तो देखेंगे यहां पर बोल रहा है कि मगर वो सुंदर दिन जो चला गया, अपने दोस्त को फील करके बोल रहा है कि जो दोस्त के साथ बिताया हुआ पल है जो चला गया, वो फिर से लौट के नहीं आएगा। तो यहां पर ये जो आपने पूरा ब्रेक 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 देखा, इसमें आपने क्या देखा, इसमें आपने देखा कि जो ऑथर है उसके फ्रेंड बहुत ही इनिशियल एज 22 इयर्स में उसका डेथ हो जाता है, और उसको याद में वो इस पोएम को लिखा है। कब पब्लिश हुआ, ये सारे जो चीज बताएं, इसे एमसीक्यू आता है। तो अब अगर आपको ये पूरा पोएम समझ में आ गया, तो आइए हम लोग इसका एमसीक्यू करते हैं, क्योंकि एमसीक्यू आएगा, खाली पोएम करने से तो नहीं होगा। देखो, हर सेमेस्टर में पहला एग्जाम आपका एईसी का ही होता है, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो। और आपका एबिलिटी को इन्हांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए आपके यूनिवर्सिटी ने 3 पोएम यानी 3 ठो पोएम दिया है और 3 ठो प्रोज दिया है, यानी प्रोज और पोएट्री सिर्फ 3-3 ठो दिया है, और इसी से क्वेश्चंस आते हैं। वैसे ये मत सोचिए कि ये बीकॉम में है, ये क्लास 8 में भी आप पढ़े होंगे, क्योंकि आपको पता होगा ये जो पोएम लिखा गया है ना, वो बहुत ही पॉपुलर है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो अब हम लोग, पहला पार्ट खत्म हो गया, आपने पूरा का पूरा जो पोएम है उसका एक एक वर्ड को, एक एक स्टेंजा को, 4 स्टेंजा को आपने देखा। अब आइए फटाफट हम लोग एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, क्योंकि एमसीक्यू ही आता है, तो एमसीक्यू हम लोग शुरू कर देते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आ सकता है आपका, ध्यान से समझिएगा। हु wrote the poem ब्रेक ब्रेक ब्रेक? अगर आप लाइव मुझे देख रहे हैं या बाद में भी देख रहे हैं, तो यहां पर स्टॉप करके आप कमेंट कीजिए कि किसने लिखा है।
आपको याद रखेंगे, एमसीक्यू में आपको 4 ऑप्शन रहेंगे और उस ऑप्शन से आपको लिखना है, देखेंगे टेंशन या लोड टेंशन जो भी देगा पूरा वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। Whom does the poet recall in the poem Break Break Break? किसको रिकॉल कर रहा है? अभी अगर आप पूरा अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ऑथर अपने फ्रेंड जिसका पूरा नाम ऑथर हेलम है उसको रिकॉल कर रहा है, उसको याद कर रहा है। देखेंगे whom does the poet beat to break? देखेंगे जो ऑथर है वो किससे ऑफर कर रहा है, किसको ऑफर कर रहा है, किससे रिक्वेस्ट कर रहा है ब्रेक करने के लिए। तो भाई आपको याद होगा, अभी मैंने बताया था कि अपने दोस्त की याद में कहां बैठा हुआ था, समुद्र के किनारे। तो आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 4, हु साउट इन द सी? देखेंगे समुद्र के किनारे, सी शोर, समुद्र के किनारे कौन हल्ला मचा रहा था, कौन हल्ला कर रहा था? तो आपको इसका आंसर होगा, अभी हम बताए थे कि फिशरमैन का जो लड़का है वो हल्ला मचा रहा था अपनी सिस्टर के साथ। अब यहां पर एक क्वेश्चन और भी लिखेंगे, इस साइड में लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, जितना हो सकता है लिख देते हैं। अगर आपको सिर्फ मतलब है पोएम और उसका एक्सप्लेनेशन से तो वो काम हो चुका है। क्वेश्चन 5, फिशरमैन बॉय प्लेज विद। भाई फिशरमैन का जो लड़का है किसके साथ खेल रहा था? तो अभी हम आपको पूरा बताए थे कि वो अपनी बहन के साथ समुद्र के किनारे खेल रहा था। अब इसी कहानी में एक था कि एक जो सेलर लेड है, एक नाविक का लड़का, वो भी अपना नाव चलाते हुए जा रहा था, तो उससे भी क्वेश्चंस बनेगा, उसको भी देखिए एमसीक्यू में क्या क्या आ सकता है। द सेलर लेड का मतलब लड़का, इज इन हीज। भाई सेलर का लड़का किस में था, किस चीज में बैठ के गाना गाते हुए जा रहा था? बोट में। तो आंसर होगा बोट। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ बड़े बड़े जहाज, खूबसूरत जहाज, वो भी अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। यहां तक आप जल्दी से कॉपी कीजिए ताकि कुछ और हम आपको लिखा सकें। जल्दी कीजिएगा, उम्मीद करते हैं आप लिख लिए होंगे, हम मिटा दे रहे हैं। एमसीक्यू जो आते हैं और इसके बाद भी ईबीएस, ये सारे कॉलेज में ही होते हैं।
तो इतना टेंशन लेने का नहीं है। पहला एग्जाम है आपका इंग्लिश का, जिसका नाम एसी बोला गया है, तो इसीलिए इसको हम लोग करवा देते हैं ताकि फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको कोई डर ना लगे। अगला क्वेश्चन, हाउ आर द शिप? भाई जहाज कैसा था? आंसर होगा क्या दिया रहेगा, शानदार था, क्योंकि थर्ड लाइन में आपने पढ़ा था, एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल, यानी जो बड़े बड़े शानदार जहाज थे वो भी अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। वेयर बोलता है ये जो खूबसूरत और बड़े बड़े जहाज थे वो कहां जा रहे थे? वहां पर लिखा हुआ था, आपको पता है, हेवन। अब आप बोलेंगे सर हेवन में कैसे जाएगा? हेवन का मतलब यहां पर क्या है? देखेंगे, हेवन का मतलब हुआ अपने स्थान, अपना शेल्टर, जहां पर वो जहाज समुद्र में ही नहीं चलते रहते हैं, वो किनारे में आते हैं जहां उसको रुकना है। तो अगला क्वेश्चन है, हेवन का मतलब वो हेवन नहीं समझ जाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड हेवन? सब चीज आपसे पूछ ही ले रहा है एमसीक्यू के अंदर। तो शेल्टर, जैसे आप दिन भर घूम घाम के काम करके या कहीं पर से भी वापस कहां जाते हैं? घर जाते हैं। तो ऐसे ही जहाज अपना शेल्टर में जाता है। इसी में था टच ऑफ ए वैनिसेंट। इसका मतलब क्या हुआ? तो वो लाइन अभी तुरंत आपको बताए थे, मैं लाइन को फिर से बोल रहा हूं। बोल रहा था, बट ओ फॉर द टच ऑफ ए वैनिसेंट। इसके अंदर क्या बताया जाए, वो क्या फील कर रहा था होता कि यही समुद्र के किनारे जब हम बैठते थे तो मेरा फ्रेंड का हाथ मेरे कंधे में मेरे पास होता था। ठीक है, तो यहां पर बोलता है टच ऑफ ए वैनिसेंट का मतलब क्या हुआ? तो हुआ हिज क्योंकि अब उसका फ्रेंड नहीं रहा इस दुनिया में। बोलता है हु विल नेवर कम बैक टू द पोएट। भाई कौन अब कभी भी वापस नहीं आएगा पोएट के पास, यानी ऑथर के पास कौन नहीं आएगा? भाई तो किसके लिए ये बात हो रहा है? फ्रेंड के लिए। अगला जो क्वेश्चन है बन सकता है इसमें, वो है द टोन ऑफ द पोएम ब्रेक 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 इज। भाई जो ब्रेक ब्रेक ब्रेक
ये जो पोएम है इसका टोन कैसा है। तो देखो भाई हैप्पी से भरा हुआ तो नहीं है, वो दुख में है ना, ऑथर क्या है, दुख में है। तो देखेंगे जब इसको पढ़ेंगे तो इसमें आपको बहुत ही इमोशनल फीलिंग होगा, क्योंकि ऑथर अपने फ्रेंड के याद में ब्रेक 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 वाला पोएम लिखा था। तो ये एमसीक्यू है जो कि आपको पक्का करना चाहिए। तो इसमें कुछ चीजें को और भी हम लिखा दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो भी चैप्टर एक बार माथुर सर क्लासेस में पढ़ लीजिए, उसके लिए फिर आपको कोई और क्लास ढूंढने का दरकार नहीं है। जैसे आप अकाउंट देखें, मैथ देखें, टैक्स देखें और भी कॉस्ट देखें, एफएम देखें, एफएफए देखें, उसी तरह से अगर हम ये पोएम को एक बार पढ़ा दिए तो हम चाहते हैं कि इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते हैं या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम संग संग करवा दें। तो भाई देखो अभी तक आपने क्या किया, अभी तक आपने इतने ही कम समय में पोएम को समझ लिया, एक एक लाइन को। इसके बाद उससे एमसीक्यू आपका बन गया। अगर पोएम को जो मैंने समझाया है एक बार आप फिर से सुन लीजिएगा तो इसके एमसीक्यू आप खुद ब खुद कर पाएंगे। यह मेरा वादा है, प्रॉमिस है आपके साथ। अब आइए कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को भी देखते हैं। बोलता है what do the words signify। बोलता है ये वर्ड जो है ब्रेक 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 वो क्या सिग्निफाई करता है, क्या बताता है। These words are the expression of poets lament का मतलब होता है सैडनेस फॉर हिज डेड फ्रेंड। तो यहां पर क्या सिग्निफाई कर रहा है, तो बोल रहा है दीज वर्ड्स आर द एक्सप्रेशन ऑफ पोइट्स लेमेंट फॉर हिज डेड फ्रेंड। इसका मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑन ऑफ सैडनेस। उसके लिए एक वर्ड लेमेंट आप यूज कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है व्हाट इज द इनर state of mind of the poet। What is the inner state of mind? भाई अंदर ही अंदर जब आप खुशी में रहते हैं, जब आप दुख में रहते हैं, तो अंदर ही अंदर आपके दिमाग में जो चलता है ना, तो बोलता है पोएट के दिमाग में क्या चल रहा है। The poet mind is heavy with the grief caused by his friend death। He
कैन नॉट एक्सप्रेस हिज ग्रीफ इन वर्ड्स। देखो यहां पर जो लाइन था, जब आप इस पोइट को पढ़ते हैं, एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी। मतलब यह है कि आप मुंह से कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं जो आपके दिलो दिमाग में चल रहा है। यानी जब आप काफी दुख में रहते हैं तो आपको कैसा लग रहा है एक्चुअल में आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जब बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं तो यहां पर बोलता है द पोएट्स माइंड इज हेवी विद द ग्रीफ कोज्ड बाय हिज फ्रेंड डेथ, ही कैन नॉट एक्सप्रेस हिज ग्रीफ इन वर्ड्स। आप बोलते हैं ना यार कैसा फील हो रहा है ना, अभी हम आपको तुमको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। यहां पर यही बात पोएट भी बता रहा है, ऑथर बता रहा है। लिखते जाना। एक क्वेश्चन सॉरी यहां हम लिख रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ गया तो, वैसे तो एमसीक्यू ही आता है। व्हाट डज द फिशरमैन बॉय डू। भाई फिशरमैन का लड़का क्या कर रहा था? तो अभी आपने देखा कि फिशरमैन का लड़का क्या कर रहा था, तो वो खुशी के मूड में था। आप देखते होंगे फील्ड में जब जाते होंगे, मैदान में जाते होंगे, या फिर जब आप कहीं घूमने जाते हैं और समुद्र के किनारे देखते हैं, तो काफी लोग अपने अपने मूड पे ही रहते हैं। आपका अंदर क्या फीलिंग्स चल रहा है उससे उसका लेना देना नहीं होता है। जस्ट यहां पर भी द फिशरमैन बॉय इज हैप्पी। फिशरमैन का जो लड़का है वो खुश है इन मूड, उसका मूड जो है बहुत खुशी वाला है, और वो खेलते खेलते अपने बहन के साथ चिल्ला भी रहा है। क्योंकि आप जानते हैं खेलते खेलते क्या होता है, आप जोर जोर से बात करते हैं, जोर से चिल्लाते हैं। तो जल्दी से ये शॉर्ट क्वेश्चंस को भी आप फटाफट कीजिए, जल्दी करना। मिटा रहे हैं, जल्दी कीजिए। देखेंगे हम आपका टाइम फालतू फालतू बातों में वेस्ट नहीं करेंगे, ताकि आप अपने एग्जाम में बढ़िया कर पाइए और एक ही वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में ही आपको सब कुछ मिल जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द शिप इन द पोएम। पोएम में जिस शिप के बारे में, वो शानदार शिप, बड़े बड़े शिप के बारे में जो बात किया गया है, उसके बारे में बात कर रहा है। देखो अभी आपको मैंने बताया कि ये जो हेवन है उसका मतलब स्वर्ग नहीं होता है, उसका मतलब होता है
आप जहां जाना चाहते हैं, सेलर जहां जाना चाहता है, ठीक है। और हिल का मतलब होता है ऊंचा ऊंचा जो पहाड़ होता है। आप देखते होंगे कि समुद्र के किनारे बहुत जगह ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी होते हैं। इसी को तो देखने के लिए लोग बड़े बड़े और बाहर जाते हैं। तो देखेंगे यहां पर बोलता है डिस्क्राइब द शिप्स इन द पोएम, द शिप ऑन द सी आर स्टेटली, मतलब बड़ा बड़ा और जिसको बोल सकते हैं बहुत ही सुंदर, विशाल, एंड मैग्निफिकेंस, एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स हेवन अंडर द हिल। और वो सारे जो जहाज हैं धीरे धीरे करके पानी में अपने जहां जाना गंतव्य स्थान पे वहां पर जा रहा है, मूव कर रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड नेचर। बोलता है क्या डिफरेंस है ह्यूमन बीइंग में और नेचर में, क्या डिफरेंस है। देखेंगे जी, नेचर अपने तरह से चलता है, वो अपना जो पाथ है, जो रास्ते हैं, उसको मेंटेन करता है। बट ह्यूमन बीइंग छोटे छोटे बातों से कभी खुश हो जाता है तो कभी दुख में डूब जाता है। इसी के बारे में बात किया है। तो आइए हम लोग यहां पर भी लिखते हैं, नेचर कैन डू एंड रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। मैंने अभी क्या बोला, नेचर अपना काम, सर्दी गर्मी बरसात आता रहेगा जाता रहेगा, ये एक पाथ है बनाया हुआ, किसका, नेचर का, उसको फॉलो करता है। नेचर कैन डू एंड रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन विदाउट सेसेशन, बिना रुके हुए। बट ह्यूमन बीइंग cannot do so. They have to face the break of death. देखो, जो इंसान आया है उसको एक दिन तो जाना पड़ेगा, लेकिन जो आया वो गया, ये आना जाना लगा रहेगा। ये हमारा नेचर है, ह्यूमन बीइंग का यही नेचर है कि हम आए हैं तो जाएंगे ही, जो आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन नेचर ऐसा नहीं है। जाने वाले कितने चले गए हैं, देखिए आपके दादा परदादा सब चले गए, लेकिन अभी भी दिन रात होता है, सर्दी गर्मी और बरसात आते ही जाते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जो आपने पोएम को देखा, इससे एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चंस को दिखा। उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, आप एक एक चीजों को समझे होंगे। अगर अच्छा लगा तो नो डाउट लाइक कीजिए वीडियो को और पक्का शेयर कीजिए, क्योंकि आपका ये लाइक और ये शेयर बहुत ही मोटिवेट करता है किसी भी यूट्यूबर को। तो नो डाउट फ्री में कुछ भी मत देखिए, कुछ आपको दीजिए, इसके लिए आपको खर्च नहीं करना पड़ रहा है, बट अपना बहुत कुछ खर्च लगता है जो कि हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। तो बस सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, तब तक के लिए बाय।